स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर राजू शर्मा। आज हम दक्षिण पूर्वी एशिया के प्रादेशिक अध्ययन के अंतर्गत यहाँ के आर्थिक स्वरूप का अध्ययन करेंगे। बच्चों, वास्तव में दक्षिण पूर्वी एशिया की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। कृषि यहाँ प्राचीन काल से ही की जाती रही है और औपनिवेशिक काल में यहाँ व्यापारिक बागाती कृषि का विकास हुआ, जो आज इस प्रदेश की पहचान है। यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ और ऐतिहासिक परिवेश के कारण वर्तमान में विभिन्न प्रकार की कृषि की जाती है, जैसे प्रारंभिक जीविका कृषि, जिसके दो भाग हैं, स्थानांतरित कृषि और स्थानबद्ध जीविका कृषि। दूसरा गहन जीविका कृषि, तीसरी वाणिज्यिक कृषि। तो पहली है अपनी प्रारंभिक जीविका कृषि। इस कृषि का उद्देश्य स्वयं की भोजन संबंधी आवश्यकता को पूर्ण करना होता है। यदि अतिरिक्त उत्पादन होता है तो उत्पाद को बेचकर अन्य घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति कर ली जाती है। जैसा कि मैंने अभी बताया था, इसके भी दो भाग हैं, स्थानांतरित कृषि और दूसरा स्थानबद्ध जीविका कृषि। तो पहली है इसमें स्थानांतरित कृषि। इस प्रकार की कृषि पर्वतीय क्षेत्रों में मुख्यतया आदिवासियों द्वारा की जाती है। इसमें कृषि क्षेत्र स्थायी न होकर परिवर्तनशील होता है। सर्वप्रथम इसके अंतर्गत कृषि योग्य क्षेत्र का चुनाव कर वनों को साफ किया जाता है, सामान्यतया आग लगाकर। इसके पश्चात खेती की जाती है। 2-3 वर्ष खेती करने के पश्चात अन्य स्थानों पर यह क्रिया दोहराई जाती है। दक्षिण पूर्वी एशिया में आज भी अनेक भागों में स्थानांतरित कृषि की जाती है। इसे विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से पुकारा जाता है, जैसे मलेशिया एवं इंडोनेशिया में लडांग, फिलीपीन में काइमजिन, बर्मा में टाउनग्या, इंडो चीन में राई और थाईलैंड में तामोरी। कहीं कहीं मक्का या अन्य मोटे अनाज और आलू, केला आदि की भी कृषि की जाती है। प्रारंभिक जीविका कृषि का दूसरा प्रकार है स्थानबद्ध जीविका कृषि। इस कृषि में खेत स्थायी होते हैं, यद्यपि इसका उद्देश्य भी जीविका उपार्जन होता है। दक्षिण पूर्वी एशिया के सभी देशों में सीमित क्षेत्र में यह कृषि की जाती है। दक्षिण पूर्वी एशिया में की जाने वाली दूसरे प्रकार की कृषि है गहन जीविका कृषि। सघन जनसंख्या एवं सीमित कृषि क्षेत्र के कारण गहन कृषि की जाती है। इसके अंतर्गत अधिक से अधिक उत्पादन लेने का प्रयत्न किया जाता है, जिससे क्षेत्रीय आवश्यकताओं को पूर्ण किया जा सके। प्रधानतया इसमें खाद्यान्नों का उत्पादन किया जाता है। दक्षिण पूर्वी एशिया में चावल की सघन कृषि की जाती है। इस प्रदेश की नदी घाटियों में चावल की सघन कृषि के अंतर्गत वर्ष में 2 या 3 फसलों तक ली जाती हैं। कहीं कहीं गेहूं, दालें, मक्का, गन्ना आदि भी बोया जाता है। तीसरा प्रकार है वाणिज्यिक कृषि। इस कृषि का उद्देश्य व्यापारिक फसलों का उत्पादन है। इसमें स्थानीय आवश्यकता गौण हो जाती है और व्यापार प्रमुख। इस कृषि का विकास औपनिवेशिक काल में हुआ, जब उष्णकटिबंधीय उपजों का उत्पादन शीतोष्ण प्रदेशों यानी कि यूरोप के लिए आरंभ हुआ। वाणिज्यिक कृषि का प्रमुख रूप बागानी कृषि के रूप में विकसित हुआ। कई पर यह मिश्रित रूप भी विकसित हुआ। तो पहला जो मैंने बताया, वाणिज्यिक कृषि का जो पहला रूप है वाणिज्यिक कृषि का जो पहला रूप है बागानी कृषि। तो बागान अथवा रोपड़ कृषि का विकास 19वीं शताब्दी के अंत में यूरोपीय बाजारों की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए किया गया था। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं कि इसका मूल उद्देश्य व्यापार होता है, स्थानीय महत्व नगण्य होता है। इसके अंतर्गत उष्णकटिबंधीय उपजें जैसे चाय, कहवा, रबड़, गन्ना, केला, गर्म मसाले आदि का उत्पादन किया जाता है। इसमें वे फसलें उत्पादित होती हैं जिन्हें प्रतिवर्ष नहीं बोया जाता, अपितु एक बार बोकर कई वर्ष तक उत्पादन किया जाता है।
इसमें पूंजी अधिक लगानी होती है और विशेषकर प्रारंभिक वर्षों में जब उत्पादन नहीं होता। दक्षिण पूर्वी एशिया में आरंभ में विदेशियों ने पूंजी लगाई, वर्तमान में स्थानीय पूंजी परिचालित है। इसमें श्रमिकों की आवश्यकता अधिक होती है। बागानों की नियमित देखभाल, कटाई, उत्पादन तैयार करना आदि में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। यहाँ जनसंख्या अधिक होने से श्रमिकों की समस्या नहीं है। अन्य कृषि से भिन्न ये कृषि फार्म के रूप में विकसित होती है। उस कृषि फार्म पर अधिवास, सड़कें, कार्यालय, बाजार और अन्य सुविधाएं होती हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया में रबड़, चाय, कहवा, नारियल, गन्ना मुख्य रूप से उत्पादित किए जाते हैं। मलेशिया और इंडोनेशिया में बागानी कृषि का सर्वाधिक विकास हुआ है। वाणिज्यिक कृषि का दूसरा प्रकार है मिश्रित वाणिज्यिक कृषि। इसके अंतर्गत बागानों के साथ साथ खाद्यान्नों, दालों और गर्म मसालों का भी उत्पादन होता है। इस कृषि का विस्तार यहाँ सीमित है। दक्षिण पूर्वी एशिया में पैदा की जाने वाली प्रमुख उपजों का वर्णन यदि किया जाए तो इनमें चावल, रबड़, चाय सबसे प्रमुख फसलें हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न अन्य फसलें भी उत्पादित की जाती हैं। चावल दक्षिण पूर्वी एशिया का प्रमुख खाद्यान्न है और इस प्रदेश की प्रमुख कृषि उपज है। चावल का उत्पादन सामान्यतया अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में यानी कि 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा के क्षेत्रों में किया जाता है। यहाँ उत्पादित होने वाला चावल मुख्यतया आर्द्र धान की श्रेणी का है। यहाँ उत्पादित होने वाले चावल को दो समूह में विभक्त किया जा सकता है, भारतीय एवं द्वितीय जापानी। दक्षिण पूर्वी एशिया के प्रमुख चावल उत्पादक देश हैं इंडोनेशिया, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम और फिलीपाइन। इसके अतिरिक्त कंबोडिया, लाओस, मलेशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य देशों में भी सीमित चावल पैदा किया जाता है। म्यांमार में चावल सबसे महत्वपूर्ण फसल है। यहाँ के कुल कृषि क्षेत्र के 60% भाग पर चावल बोया जाता है। थाईलैंड के लगभग 62% कृषि क्षेत्र पर चावल की कृषि की जाती है। मीनाम नदी का डेल्टाई भाग चावल का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। मलेशिया में चावल की कृषि मलाया प्रायद्वीप, सबाह और सारावाक में मुख्यतया समुद्र तटीय क्षेत्रों में की जाती है। वियतनाम के कुल कृषि क्षेत्र के 75% भाग पर चावल उत्पादित किया जाता है। यहाँ चावल मिकांग डेल्टा, टानकिंग डेल्टा, काइसान का माऊ, डाक, धाप, मुई क्षेत्र ये प्रमुख चावल उत्पादक क्षेत्र हैं। कंबोडिया और लाओस की भी चावल प्रमुख कृषि उपज है। इंडोनेशिया के 45% कृषि क्षेत्र पर चावल बोया जाता है। यहाँ जावा, सुमात्रा, कालीमंतान द्वीपों पर चावल निर्वाह कृषि के रूप में उत्पादित होता है। फिलीपाइन में चावल की कृषि मुख्य रूप से लुजोन के मैदानी प्रदेशों में की जाती है। दक्षिण पूर्वी एशिया में रबड़ की खेती बागानी कृषि के रूप में की जाती है। विश्व का 90% रबड़ यहाँ उत्पादित होता है। रबड़ भूमध्य रेखीय वनों से मिलने वाले टीबिया जाति के वृक्ष के दूध से प्राप्त किया जाता है। दक्षिण पूर्वी एशिया में थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, फिलीपाइन, कंबोडिया, म्यांमार रबड़ के प्रमुख उत्पादक देश हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया की व्यापारिक फसलों में चाय का उत्पादन प्रमुख रूप से किया जाता है। इसकी बागानी कृषि इंडोनेशिया, मलेशिया और वियतनाम में की जाती है।
चाय की कृषि पर्वतीय ढालों पर की जाती है, जहां 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और 100 से 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इंडोनेशिया में चाय की कृषि जावा के दक्षिणी पश्चिमी, कालीमंतान के दक्षिणी पश्चिम और सुमात्रा के उत्तर पश्चिम में की जाती है। वियतनाम के पर्वतीय ढालों में विशेषकर दक्षिणी भाग में बुलाओ से कोटनम तक चाय के बागान फैले हैं। क्वांग प्रदेश और डोनाई प्लीकू में भी चाय उत्पन्न होती है। यहाँ प्रतिवर्ष चाय का औसत टन उत्पादन 35,000 टन है। मलेशिया में चाय की कृषि पहांग, सेलांगोर और सबा के किनीबालू पर्वत श्रेणी के ढाल और सारावाक के उत्तरी भाग में की जाती है। यहाँ की चाय का वार्षिक उत्पादन 32 लाख किलोग्राम है। इन फसलों के अतिरिक्त दक्षिण पूर्वी एशिया के विभिन्न देशों में विभिन्न अन्य फसलें भी पैदा की जाती हैं। जैसे म्यांमार में अन्य कृषि उपजों में गन्ना, मक्का, कपास, गेहूं, मूंगफली, सोयाबीन और जूट प्रमुख रूप से उत्पादित किए जाते हैं। यदि थाईलैंड को लिया जाए तो यहाँ की अन्य फसलें हैं मक्का, केनफ, टेपियोका और गन्ना। इसी प्रकार से वियतनाम को लिया जाए तो वियतनाम में तंबाकू की कृषि प्रमुख रूप से की जाती है और अन्य उपजे हैं मक्का, गन्ना, आलू और मूंगफली। इंडोनेशिया में गन्ने का उत्पादन जावा द्वीप पर पूर्वी और मध्य भाग में किया जाता है। यहाँ की अन्य फसलों में तंबाकू, नारियल, कापोक, कॉफ़ी और गर्म मसाले प्रमुख हैं। मलेशिया में ताड़, नारियल, गर्म मसाले और तंबाकू की कृषि विशेष रूप से की जाती है। ताड़ की कृषि मलेशिया के लगभग 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर की जाती है। नारियल की कृषि पेराक, जोहोर, सेलांगोर और सबा में की जाती है। फिलीपाइन में मक्का, गन्ना, नारियल, अबाका और तंबाकू की कृषि की जाती है। गन्ना यहाँ की प्रमुख व्यापारिक फसल है। अबाका यहाँ की विशेष उपज है जिसे मनीला हेम्प कहते हैं। यह जूट के समान रेशे वाली है। अबाका का वार्षिक उत्पादन 1 लाख टन है। तंबाकू, गर्म मसाले और सोयाबीन भी यहाँ सीमित मात्रा में उत्पादित किए जाते हैं। तो बच्चों, आज हमने दक्षिण पूर्वी एशिया के आर्थिक स्वरूप के अंतर्गत कृषि का अध्ययन किया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।